नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूँ ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज है 11 दिसंबर 2020। कम्युनिटी कलर्स का मकसद है डिसेबिलिटी रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुँचाना। तो दोस्तों, हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस के साथ और फिर बांसुरी से सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। आर ओपिनियन सेगमेंट पर दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनेंगे और करियर काउंसलिंग में आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग प्रोफेशन के बारे में, यानी कि करियर अपॉर्चुनिटीज इन बैंकिंग। अगर आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बैंक में जॉब करना चाहते हैं और आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो आज का एपिसोड बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अश्विनी अग्रवाल जी होंगे, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और बहुत से अवार्ड्स ले चुके हैं इसी फील्ड में। उनकी गाइडेंस हम लेंगे और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो कि बैंक में जाना चाहते हैं जॉब के लिए। चलिए, फिलहाल समय है वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस का। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, राज्य में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए विशेष ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है। किया जा सकता है दूरदर्शन का इस्तेमाल। व्हील चेयर क्रिकेट में होने जा रहा है पहली बार बायलैटरल टेस्ट सीरीज का आयोजन। सक्षम करवाने जा रहा है एक दिलचस्प प्रतियोगिता। बदलाव की कहानी साझा करें और जीते असिस्टिव डिवाइसेस पाने का मौका। डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन की ओर से ओपन है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी। अप्लाई करना चाहते हैं तो सुनिए खबर को पूरा। अड्डा 24/7 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए लेकर आया है डिस्काउंटेड कोर्सेज। बैंकिंग और एसएससी जैसे विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स की कर सकेंगे तैयारी। समर्थन ट्रस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए आयोजित करने जा रहा है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। हिस्सा लेना चाहते हैं तो सुनिए खबर को पूरा। सीवनी कोतवाली में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर ने एक डिसेबल्ड ऑटो ड्राइवर की मदद कर कायम की इंसानियत की मिसाल। लॉ प्रशासन की तरफ से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 7 दिसंबर से सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में लगाए गए विशेष कैंप। अलकास कुजीन लेकर आए हैं विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के लिए बेसिक और एडवांस कुकिंग कोर्सेज। ज्वाइन करना चाहते हैं तो अलका अग्रवाल 2126@gmail.com पर या फिर रेडियो उड़ान से कर सकते हैं संपर्क। खबरें कुछ और भी होंगी। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनेंगे बांसुरी से और फिर दानिश महाजन से सुनेंगे आर ओपिनियन सेगमेंट। करियर काउंसलिंग में आज हम बात करेंगे बैंकिंग में विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए अपॉर्चुनिटीज के बारे में। प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनेगा। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio उड़ान। स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, गूगल डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।
वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूं ज्योति मलिक। ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनने का। आइए सुनते हैं। रेनो इंडिया 18% के रियायती जीएसटी दर की पेशकश करने के लिए डिफरेंटली एबल्ड खरीदारों के लिए विशेष छूट। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक निर्देश के अनुसार रेनो इंडिया ने घोषणा की है कि वो समाज की विशेष रूप से विकलांग और डिफरेंटली एबल्ड सदस्यों के लिए 18% की रियायती जीएसटी दर की पेशकश करेगा। रेनो देश में अपने सभी डीलर नेटवर्क के माध्यम से अतिरिक्त विशेष खंड छूट की पेशकश करके लाभों को और बढ़ाएगा। इस पहल की घोषणा रेनो इंडिया ने प्रतिकूलताओं को चुनौती देने और उन्हें अवसरों में बदलने के लिए समाज के डिफरेंटली एबल्ड विकलांग सदस्यों के लचीलेपन और सकारात्मक दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए की है। इस योजना के तहत सभी रेनो इंडिया डीलरशिप विशेष रूप से विकलांग ग्राहकों को रियायती जीएसटी दर और आंतरिक कॉर्पोरेट छूट प्रदान करेंगे। ग्राहकों को आवश्यक दस्तावेज के सफल प्रसंस्करण पर छूट और अतिरिक्त छूट की पेशकश की जाएगी। जहां सभी मॉडलों पर कॉर्पोरेट छूट की पेशकश की जाएगी, वहीं सभी उप 4 मीटर पेट्रोल वाहनों पर विशेष रूप से विकलांग ग्राहकों को 1200 सीसी से कम इंजन क्षमता के साथ जीएसटी छूट प्रदान की जाएगी। ग्राहक रेनो डस्टर पर अधिकतम छूट के पात्र होंगे, जिसकी राशि है 30,000 रुपए, और रेनो क्विड और रेनो ट्राइबर पर नकद छूट 9,000 रुपए की। महीने की अन्य आकर्षक उपभोक्ता योजनाएं होंगी जो छूट के साथ क्लब की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हुए रेनो इंडिया का अगला लॉन्च कीगर होगा, जो हाल ही में लॉन्च किए गए निसान मैग्नेट पर आधारित एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। व्हीलचेयर क्रिकेट में पहली बार बायलैटरल टेस्ट सीरीज। आंध्र प्रदेश बनाम कर्नाटक राज्य व्हीलचेयर क्रिकेट टीमों के बीच व्हीलचेयर क्रिकेट में पहली बार होगा बायलैटरल टेस्ट सीरीज। 1 टेस्ट मैच और 3 T20 खेले जाने हैं। मुक्केबाज दिव्यांग मिथारी खेल अकादमी DMSA एक गैर लाभकारी संगठन है जो विकलांग लोगों को PWD के लिए उपलब्ध सभी संभावित एथलेटिक्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 17 सितंबर 2019 को बोरीवली रेलवे पुलिस ने एक मानसिक रूप से बीमार महिला माधवी पहचान की रक्षा के लिए नाम बदलकर उनका उल्लेख किया। 30 साल की उम्र की महिला के साथ एक बच्चा था, जिन्हें लग रहा था कि उसके साथ शारीरिक रूप से मारपीट की गई है और उसके शरीर पर कुछ घाव है। कानून के अनुसार स्तनपान कराने वाले बच्चे को मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ। बच्चे को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और बाल कल्याण समिति मुंबई को सौंप दिया। माधवी को श्रद्धा पुनर्वास फाउंडेशन के करजत केंद्र में रखा गया था, जिसकी स्थापना के बाद से 7,349 मानसिक रूप से बीमार लोगों को उनके परिवारों के साथ फिर से जोड़ा गया है। CWC परिवार सेवा केंद्र के माध्यम से बच्चे को पालक देखभाल में रखा। वो जाहिर तौर पर पहले एक परिवार के साथ और बाद में एक अमीर परिवार के साथ रखा गया था। 4 नवंबर 2019 को FSC ने माधवी की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी थी। इस अवधि के दौरान उनमें तेजी से सुधार हुआ था। उन्होंने एक मेडिकल और साइकाट्रिक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया और FSC को सूचित किया कि माधवी अपने बच्चे के लिए पिनिंग कर रही हैं और क्या वो उससे अलग होना चाहती हैं। ये उनके अवसाद को बढ़ा सकता है। मनोरोग के आधार पर ये सलाह दी गई थी कि वो जल्द से जल्द उनके साथ फिर से मिले। उन्होंने FSC को ये भी सूचित किया कि माधवी के बिहार में उनके गांव के रिश्तेदार उनके साथ एक दैनिक वीडियो कॉल पर थे और उन्हें और बच्चे को वापस घर ले जाने के लिए तैयार थे। 3 दिसंबर 2019 से 14 जनवरी 2020 तक माधवी श्रद्धा से नायर सरकारी अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग में भेजी गई थी और फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाने से पहले कई अवसरों पर चिकित्सीय रूप से देखी गई थी। इस बीच FSC मुंबई, CWC मुंबई और CWC अर्रा जिले के बीच पत्राचार हो रहा था, जिसके तहत माधवी का गांव पड़ता है। अंततः 4 नवंबर 2020 को FSC मुंबई ने माधवी के पिता को एक पत्र लिखा कि वो बच्चे को लेकर आएं। आखिरकार वो 22 नवंबर को अर्रा से मुंबई आए। भावनात्मक संबंध तोड़ने के लिए आसान नहीं है। एक प्रसिद्ध और अच्छी तरह से जुड़े बॉलीवुड निर्देशक का पालक परिवार इस बीच बच्चे से काफी जुड़ा हुआ था और उनके साथ भाग लेने की इच्छा उनकी नहीं थी। जब ये मामला CWC सदस्यों के समक्ष सुनवाई के लिए आने वाला था, तो निर्देशक ने कुछ शक्तिशाली राजनेताओं को उन्हें लगातार अंगूठी दी, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वे बच्चा पाने के लिए उनके पक्ष में फैसला देंगे।
24 नवंबर 2020 को CWC ने उन्हें माधवी और उनके बच्चे का DNA परीक्षण JJ हॉस्पिटल में करवाने के लिए कहा। 1 दिसंबर 2020 को CWC की सुनवाई के दौरान निर्देशक एक पत्रकार और एक वकील के साथ राजनीतिक प्रतिनिधियों, एक विधायक सहित उनको ले आए, लेकिन इसके बावजूद CWC ने अपने कब्जे में उन्हें रखा और भारी दबाव में नहीं पड़े। सक्षम एक और दिलचस्प प्रतियोगिता के साथ वापस आ गया है। बदलाव की अपनी कहानी साझा करें और 500 रुपए मूल्य का एक सफेद बेंद और एक सॉकेट वाउचर जीतने का मौका प्राप्त करें, जिसके माध्यम से आप अपनी पसंद का कोई भी सहायक उत्पाद खरीद सकते हैं। अनुसरण करने के लिए चरण: हमारे साथ 1-2 मिनट का वीडियो या 300 शब्दों का निबंध साझा करें। ध्यान दें, सभी प्रतिभागियों को उनके दिए गए पते में एक सफेद बेंद प्राप्त होगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपना सही और उचित पता भरें। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क 50 रुपए है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 9266626368। डॉक्टर रेड्डीज की ओर से बधाई। डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन 3 महीने की नौकरी उन्मुख प्रदान कर रहा है। नेत्रहीनों के लिए रोजगार प्रशिक्षण के बाद पात्र उम्मीदवारों के लिए प्लेसमेंट प्रदान किया जाएगा। कौन कौन शामिल हो सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जिन्हें दृष्टिहीनता है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। व्यक्ति की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता +2 है। बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और बुनियादी संचार कौशल होना चाहिए। उचित इंटरनेट कनेक्शन के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए और प्रतिदिन लगभग 5 घंटे खर्च करने को तैयार हैं। प्रशिक्षण में विषय शामिल किए जाएंगे: सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन, सेक्टर रेडीनेस। इस प्रशिक्षण में स्वयं को नामांकित करने के लिए कृपया व्हाट्सएप पर कॉल करें 9922572806 या फिर 8919514157। एक IITian जिन्होंने 8 साल पहले दृष्टि खो दी थी, अब वो वॉइस ऐप विकसित कर रहे हैं जो दृष्टिबाधित लोकप्रिय ऐप का उपयोग करने में मदद करते हैं। IIT BHU और IIMB के पूर्व छात्र प्रमित भार्गव लुई ऐप के पीछे हैं, जो दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को वॉइस कमांड के साथ लोकप्रिय ऐप का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। 20 साल पहले एक दवा की प्रतिक्रिया ने IIT BHU और IIMB के पूर्व छात्र प्रमित भार्गव के रेटिना को प्रभावित किया था। तब से उन्होंने धीरे धीरे अपनी दृष्टि खोना शुरू कर दी और 2012 तक ये एक बिंदु तक गिर गया जब वो कुछ भी नहीं पढ़ सके। अपनी दृष्टि खोने से भार्गव पर मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रभाव पड़ा। 53 वर्षीय ने भी खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, मैं टेक्नोलॉजी की कमी के कारण लोगों पर इतना निर्भर होता जा रहा था। भले ही मैं टेक्नोलॉजी का एक अच्छा उपयोग करता हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया कि नेत्रहीनों के लिए उपलब्ध एकमात्र चीज एक बुनियादी स्क्रीन रीडर थी जो काफी बेसिक थी और इसका उपयोग करना मुश्किल था। उन्होंने बताया 4 साल पहले भार्गव, जिन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर और मोटोरोला के साथ काम किया है, उनको एक ऐप विकसित करने का विचार आया जो ये बताते हैं कि कैसे विकलांग लोगों के लिए तकनीक अधिक सुलभ हो सकती है। कैब बुक करने के लिए एक दोस्त की मदद लेने के दौरान भार्गव ने सोचा कि क्या वो एक मोबाइल ऐप बना सकते हैं जो दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को सिर्फ वॉइस कमांड के साथ लोकप्रिय ऐप का उपयोग करने की अनुमति देता है। लुई वॉइस कंट्रोल के निर्माता भार्गव ने कहा, एक तरह से मेरी सारी समस्या को हल करने के बारे में ये ऐप बनाई गई है और इस उम्मीद के साथ कि ये अन्य लोगों के लिए भी काम करेगा। अड्डा 24/7 एक वर्ष में 40 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए भारत का सबसे बड़ा शिक्षा मंच बना है। अड्डा 24/7 भारत में सरकारी नौकरी परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए व्यापक ऑनलाइन शिक्षण मंच प्रदान करता है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए शिवम को 9036216623 पर कॉल करें। इंडिक AI उन चुनौतियों को हल करने पर है जो विकलांग छात्रों की वित्तीय और शैक्षिक मुख्यधारा को रोकती है। इनका लक्ष्य भारत में पहला और सबसे बड़ा सुलभ शिक्षा मंच बनाना है, जिसमें 2 मिलियन डिफरेंटली एबल्ड प्रोफेशनल्स को सुलभ सामग्री दी जा रही है। इन्हें ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब आप अपने घर से शिक्षण, बैंकिंग, SSC और रेलवे के लिए सरकारी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। अड्डा 24/7 विकलांग छात्रों के लिए अद्भुत डिस्काउंट ऑफर लेकर आए हैं। बैंक महापैक, छूट के बाद फीस 2500 रुपए। SSC महापैक, छूट के बाद फीस 1500 रुपए। ये महापैक पाठ्यक्रम है जिनमें सभी लाइव क्लासेस, वीडियो पाठ्यक्रम, ई पुस्तकें और दिए गए श्रेणी के सभी परीक्षाओं के मॉक टेस्ट शामिल है। समर्थन ट्रस्ट विकलांगों के लिए दिल्ली से शुभकामनाएं।
आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विकलांगों के लिए समर्थन ट्रस्ट दिल्ली एक स्किल्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग का आयोजन कर रहा है, जिसमें बिना किसी प्लेसमेंट के प्रावधान के साथ साथ कुछ वित्तीय सहायता के साथ एक टैबलेट भी उपलब्ध है। प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है। ट्रेनिंग अवधि 3 महीने 1 जनवरी 2021 से। बेसिक कंप्यूटर, MS ऑफिस, इंटरनेट सर्फिंग, लाइफ स्किल आदि। प्रशिक्षण की अवधि के लिए चयनित लोगों के लिए टैबलेट अर्थात 3 महीने। यदि किसी चयनित सदस्य को 3 महीने के प्रशिक्षण के दौरान प्लेसमेंट मिलता है तो टैबलेट उस व्यक्ति को स्थायी रूप से निःशुल्क दिया जाएगा, जब वे अपने नाम के साथ प्रस्ताव पत्र को स्पष्ट रूप से लिखेंगे। साक्षात्कार के लिए पता A336 मैदानगढ़ी रोड, फेज 2, स्ट्रीट नंबर 31, छतरपुर इंक्लेव, नई दिल्ली 110065, भारत। किसी भी प्रश्न के लिए आज ही कॉल करें कपिल गोयल 9509343447 या फिर 9953664424। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाए जाने की कवायद हो रही है। 483 हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों का डेटा अपडेट कराया जा रहा है। परीक्षा केंद्र बनाए जाने की कार्यवाही फरवरी के पहले पखवाड़े में तय होंगी। उसी समय इंटर की प्रायोगिक परीक्षाएं भी होनी है। दिसंबर में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की कार्यवाही पूरी करने पर मंथन जरूर शुरू हो रहा है, मगर इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल व इंटर की संस्थागत व व्यक्तिगत बालिकाओं को यदि उनके विद्यालय अग्रसारण केंद्र को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है तो उन्हें संबंधित विद्यालय स्वकेंद्र की सुविधा के तहत आवंटित होगा। जहां स्वकेंद्र की सुविधा न दी जा सके वहां अधिकतम 5 किलोमीटर में ही परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। जिन विद्यालयों को स्वकेंद्र बनाया जाएगा वहां अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के साथ ही 50% स्टाफ बाह्य कॉलेजों का भी रखा जाए। बोर्ड परीक्षा में उन सभी बालिका विद्यालयों को अनिवार्य रूप से केंद्र बनाया जाएगा जो केंद्र बनने की शर्तें पूरा करते हैं। इसमें पहले राजकीय, फिर एडेड व अंत में वित्त विहीन विद्यालय का भेद नहीं होगा। ये क्रम सिर्फ बालक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने में देखा जाएगा। सेंटर बनने वाले बालिका विद्यालयों में बालक परीक्षार्थी आवंटित नहीं किए जाएंगे। इन कॉलेजों में 5 किलोमीटर परिधि के उन कॉलेजों की बालिकाओं को परीक्षा देने का मौका मिलेगा जो कॉलेज केंद्र नहीं बने हैं। उन कॉलेजों की बालिकाओं को ही परीक्षा देने के लिए इन कॉलेजों से जोड़ा जाएगा। 40% दिव्यांग छात्र छात्राओं को यदि उनका विद्यालय केंद्र बना है तो स्वकेंद्र की सुविधा मिलेगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 की नीति के तहत 40% स्थायी दिव्यांग छात्र छात्राओं को स्वकेंद्र मिलेगा। इसके लिए CMO से प्रमाणित दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा। स्वकेंद्र नहीं होने की दशा में करीबी स्कूल आवंटित होगा। यदि बालिका व दिव्यांग को 5 किलोमीटर की परिधि में केंद्र देना संभव न हो तो विकल्प सहित प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। कोरोना ने केवल स्कूलों की पढ़ाई ही प्रभावित नहीं की है, बल्कि यूपी बोर्ड की अहम परीक्षा तक में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बोर्ड ने पिछले साल ही 85,000 परीक्षार्थियों का इम्तिहान महज 122 केंद्रों पर कराया था। इस बार केंद्र 2 गुने से अधिक बनेंगे, क्योंकि परीक्षार्थियों के हित में शारीरिक दूरी का अनुपालन करने में केंद्रों की संख्या करीब 2 गुनी होने के आसार है। केंद्र निर्धारण नीति जारी हो चुकी है और अब 483 माध्यमिक कॉलेजों में से मानक वाले केंद्रों की तलाश शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से 36 वर्ग फीट की दूरी रखनी है, इसलिए केंद्रों की संख्या 2 गुनी होने के आसार है। जिला विद्यालय निरीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि हाई स्कूल परीक्षा 2021 के लिए 29,85,973 व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए 37,323 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नई नीति के तहत किए जाने की तैयारी की जा रही है। संसाधनों से लैस कॉलेजों को बनाएंगे परीक्षा केंद्र। बोर्ड की परीक्षा में संसाधनों से ही लैस कॉलेज को ही केंद्र बनाया जाएगा। जिन नए कॉलेजों को केंद्र बनाया जाएगा वहां वॉइस रिकॉर्डर युक्त CCTV कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए DVR होना जरूरी है। वेबकास्टिंग से मॉनिटरिंग किए जाने के लिए राउटर डिवाइस व हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ ही DVR में रिकॉर्डिंग क्षमता 30 दिनों की होना बड़ी चुनौती होगी। नकल रोकने को राजकीय विद्यालयों में 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले न्यूनतम गुणांक की वित्त विहीन स्कूलों के परीक्षार्थियों का आवंटन होगा। इसी तरह से एडेड विद्यालयों में भी आवंटन होगा। वहीं वित्त विहीन विद्यालयों में उच्च गुणांक वाले, वित्त विहीन और न्यूनतम गुणांक वाले परीक्षार्थियों का आवंटन होगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष ऑनलाइन शिक्षा देने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है और इसके लिए दूरदर्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ एनजीओ अनाम प्रेम की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोविड-19 महामारी के बीच दिव्यांग बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं पर चिंता जाहिर की गई है। याचिकाकर्ता के वकील उदय वारुंजीकर ने अदालत से कहा कि स्टाफ नहीं होने या मोबाइल सुविधाओं की कमी जैसी अनेक समस्याओं के कारण दिव्यांग छात्र इस महामारी के दौर में अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वारुंजीकर ने सरकार को सुझाव दिया कि ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय सरकारी चैनलों और रेडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, कोई समाधान निकालिए, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप दूरदर्शन पर 1 या 2 घंटे का स्लॉट ले सकते हैं और विशेष शिक्षण कार्यक्रम दिखा सकते हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 18 लाख पार। अगर राज्यवार कोरोना आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो देश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,55,344 हो गई है। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 75,766 है। वहीं 17,30,715 लोग वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। यहाँ अब तक 47,774 लोग कोरोना की जद में आने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश के दिव्यांग शकील अहमद ऑटो चलाते हैं। उसी से उनके घर का चूल्हा जलता है, लेकिन कोरोना काल में उनकी कमाई ना के बराबर हो गई। इसके कारण वो समय रहते ऑटो की किश्त नहीं जमा कर सके। नतीजन फाइनेंस कंपनी ने रिकवरी करते हुए उनका ऑटो जब्त कर लिया। इस परिस्थिति में सिवनी कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर और स्टाफ से इंसानियत की मिसाल कायम कर दिव्यांग शकील का ऑटो ही नहीं बचाया, बल्कि लोगों का दिल जीत लिया है। शकील को चुकाने थे 35,000 रुपए। रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिलने पर इंस्पेक्टर महादेव नागोतिया ने इस मामले में फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों से बात की। उन्हें पता चला कि शकील अहमद पर 35,000 रुपए बकाया है। कंपनी ने कहा कि बकाया रकम चुकाने के बाद ही ऑटो रिक्शा वापस मिल सकेगा, जिसके बाद इंस्पेक्टर महादेव और कोतवाली के स्टाफ ने मिलकर 35,000 रुपए जुटाए और शकील का ऑटो बचा लिया। थाना परिसर में बनाई नेकी की दीवार। इंस्पेक्टर महादेव अक्सर जरूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने बहुत से लोगों की सहायता की। हाल ही में उन्होंने 5 अनाथ बच्चियों के नाम 25,000 रुपए की FD करवाई और कोतवाली थाना परिसर में नेकी की दीवार बनाई, जहां से गरीब और जरूरतमंद फ्री में कपड़े, जूते, चप्पल, मास्क, कंबल आदि ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा विद्या शाखा द्वारा गोद लिए गए गांव बारी विकास खंड सोराव में सोमवार को दिव्यांग सशक्तिकरण एवं योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को वर्चुअल मोड से संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने कहा कि समाज में हमें सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। जैसे प्रकृति में कोई भी पौधा बिना गुण के नहीं होता, उसी प्रकार समाज में कोई भी व्यक्ति बिना गुण के नहीं होता। हमें समाज में दिव्यांग व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए एवं समाज एवं राष्ट्र में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए तत्पर सहयोग करना चाहिए। प्रोफेसर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसमें दिव्यांगजन भी अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इसके लिए दिव्यांगजनों को संतुलित एवं समावेशी सहयोग प्रदान किया जाए। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि देश की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए हमें गांव के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथि जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी प्रयागराज श्री नंद किशोर याज्ञिक ने समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु सरकार पूरी तरह से तत्पर है एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें सशक्त करने हेतु जागरूक है। उन्होंने कहा कि यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो जाए तो समाज में विद्यमान दिव्यांगजन इन योजनाओं के माध्यम से अपना व अपने परिवार का एवं समाज का विकास कर सकते हैं। बारी गांव में आयोजित समुदाय आधारित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिक्षा विद्या शाखा के प्रभारी निदेशक प्रोफेसर P.K. पांडे ने कहा कि समाज में जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उसमें विद्यमान क्षमता का उपयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता के अभाव में उनके अंदर विद्यमान क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता, जिससे उनकी क्षमता बिना किसी उपयोग के समाप्त हो जाती है। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक श्री अमित सिंह ने ग्रामवासियों एवं विद्यार्थियों के समक्ष योगाभ्यास के माध्यम से उन्हें संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए
प्रेरित किया जो उनके मन और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश सिंह, डॉक्टर नीता मिश्रा, श्री राजमणि पाल, श्री परविंद कुमार वर्मा, माध्यमिक विद्यालय बारी की प्रधान अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं बीएड विशिष्ट शिक्षा के शिक्षार्थी, ग्रामवासी तथा दिव्यांगजन उपस्थित थे। शिक्षा विद्या शाखा के प्रभारी प्रोफेसर पीके पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव बारी में ग्रामीणों को जागरूक करने का अभियान आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि बारी गांव के दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय निरंतर प्रयासरत है। लॉ प्रशासन की तरफ से दिव्यांग व्यक्तियों के विलक्षण पहचान पत्र व दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए 7 दिसंबर से सिविल अस्पताल होशियारपुर और सब डिवीजन स्तर पर सरकारी अस्पतालों में विशेष कैंप लगाए गए थे, जो कि 11 दिसंबर तक जारी थे। डीसी अपनीत रियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के विलक्षण पहचान पत्र व डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए लगाए जा रहे थे। इन कैंपों के दौरान दिव्यांग व्यक्ति अपने विशेष पहचान पत्र के लिए भी अप्लाई कर पाए थे, जो कि सरकारी सहूलियतों का लाभ लेने के लिए अति जरूरी है। संबंधित विभागों को दिव्यांग व्यक्तियों के यूडीआईडी कार्डों की पेंडेंसी खत्म करने और नए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 200 दिव्यांगों को रोजगार मुहैया करवाने का लक्ष्य जिला प्रशासन की तरफ से तैयार प्रोजेक्ट उड़ान के अंतर्गत 14 दिसंबर को स्थानीय मल्टी स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर में पंजाब सरकार के घर घर रोजगार और कारोबार मिशन के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार मेला लगाया जा रहा है। कम से कम 200 दिव्यांगों को अलग अलग उद्योगों में उपयुक्त रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब के भटिंडा जिले के रहने वाले गुरजीत सिंह पोलियो से पीड़ित है। नतीजतन उनका निचला शरीर काम नहीं करता है। इसके बावजूद वे दिल्ली की टिकरी सीमा पर सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी ओर बरनाला जिले के निर्मल सिंह ने एक दुर्घटना में अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया, लेकिन किसान आंदोलन में वो जी जान से डटे हैं। गुरजीत सिंह का कहना है, मैं 4 साल की उम्र तक चल फिर सकता था। गलत टीका लगने के कारण मुझे पोलियो हो गया। निर्मल सिंह कहते हैं, मैं ट्राला लेकर आ रहा था कि आगे से रोशनी पड़ी और मुझे दिखाई नहीं दिया। वहाँ एक ट्रॉली पहले से ही खड़ी थी। गलती उनकी थी, मेरी गलती नहीं थी। चंडीगढ़ में मेरी जान बहुत मुश्किल से बची। इलाज पर बहुत पैसे लग गए और मेरी जमीन भी चली गई। हमारा इसके बिना गुजारा ही नहीं है। 14 साल हो गए हैं। अब दूसरा हाथ और पैर भी चला जाए तो भी कोई दुख नहीं होगा। गुरजीत सिंह कहते हैं, मुझे वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, बस चलने में दिक्कत आती है। मैंने हिसार फतेहाबाद तक सब्जी भी बेची है। मैंने +2 की है, ETT की थी, पर परीक्षा ना दे पाया क्योंकि मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से ही मैं खेती बाड़ी के साथ जुड़ गया। सरकार हमसे सब कुछ छीन रही है। जो RTNS है वो हमारे खिलाफ है। हम तो अपनी मांगों को लेने के लिए आए हैं, वो भी शांति से। मेरे पास रोटियां बनाने की जिम्मेदारी है और सुबह शाम मैं लंगर ही बनाता हूँ। गांव में दूध की सेवा करता हूँ। जब भी ट्रालियां बरनाला, संगरूर, भटिंडा, पटियाला आदि कहीं भी जाती हैं, तो मैं दूध की सेवा करता हूँ। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम भी निश्चय करके आए हैं कि अपनी बात मनवा कर ही यहाँ से जाएंगे। साल भर का राशन हम अपने साथ लेकर आए हैं, जीत कर ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे वापस। इनके हौसले बुलंद है। कुछ ऐसे हैं ये गुरजीत सिंह और निर्मल सिंह। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन बांसुरी से। अब समय है आर ओपिनियन सेगमेंट पर दानिश महाजन जी का पॉइंट ऑफ व्यू जानने का। या दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन कम्युनिटी कलर की सेगमेंट आवर ओपिनियन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह मैंने बात की थी कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पे बात करेंगे। ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है। इंडियाज स्पेंड करके एक वेबसाइट है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है। अनु मैम ने इस आर्टिकल को लिखा है, वेल रिसर्च की है, तो आप सभी को वो पढ़ना चाहिए। कोविड से पहले भी और कोविड में भी हेल्थ इंश्योरेंस पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को नहीं दिया जाता है। कुछ किस्मत वाले लोग हैं जिनको अच्छे लोग मिल जाएं तो शायद उन्हें मिल जाता होगा, लेकिन अगर आपने मेरा पिछला शो सुना हो डिसेबिलिटी डे 2020 पर जो डिस्कशन थी, उसमें भी अरमान साहब जो NCPDP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन्होंने भी कहा था कि मुझे 4 बार डिनाई किया गया। जब इतने बड़े एक्टिविस्ट को डिनाई किया गया तो आम लोगों की हालत हम समझ सकते हैं। जो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, साफ उनकी गाइडलाइंस हैं कि आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हेल्थ इंश्योरेंस लेने से मना नहीं कर सकते हैं।
IRDA की ये भी गाइडलाइन है कि अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो आप उसको छोड़ के बाकी हेल्थ इंश्योरेंस डिनाई नहीं कर सकते हैं, और जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है वो भी 4 साल के बाद कवर करनी पड़ेगी। लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं है। 2018-19 में IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को कहा था कि आप एक्सक्लूसिवली अपनी वेबसाइट पे डालिए कि आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को इंश्योरेंस देंगे। वेबसाइट पर गोलमाल आ गया है, लेकिन आज भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया गया। कोविड में जहां पर्सन्स विद डिसेबिलिटी प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है और इतना पावरफुल नहीं है कि इतने लोगों को अकोमोडेट कर सके। दोनों जगह प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस सबको समझ आ गई है और ये सबके लिए ज़रूरी है। सवाल ये है कि जब IRDA का सर्कुलर है, साफ गाइडलाइंस है, फिर ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है ऐसा क्यों करती है? इंडिया स्पेंड की उसी आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो उसमें अभिषेक है एक शख्स जो द्वारफिज्म है। उनका कहना ये है, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है और घंटों की रिकॉर्डिंग्स उन्होंने डाली है अपने ब्लॉग में, जो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से बात की। 5 कंपनी से उन्होंने बात की, 5 कंपनी से उन्होंने बात की, जिसमें HDFC अर्गो, ICCI, बजाज एलियन, मैक्स, सभी बड़ी कंपनीज को उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे उनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया। ये आर्टिकल ये भी सुजेस्ट करता है कि कई जो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज के जो मेन डायरेक्टर्स हैं या जो हायर अथॉरिटी है उनसे बात की, कईयों ने तो सामने आने से मना कर दिया। कईयों ने कहा कि हम जैसे ब्लाइंड या ऑर्थोपेडिक उनको तो दे सकते हैं, जैसे ब्लाइंड है और उनकी आइज को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी का हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं, लेकिन जो ऑटो इम्यून डिसीजेज है उसका अगर देंगे तो ये इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। इससे साफ पता चलता है कि उनकी संजीदगी के बारे में। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जैसे स्टीफन हॉकिंग थे, उनको मोटर मॉरोन डिसीज थी, डीजेनरेटिव मोटर मॉरोन डिसीज। उन्होंने बोला कि इस कंडीशन में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम हेल्थ इंश्योरेंस दें। अरे भाई, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ही क्या होता है? तो आप वहां पे प्रॉफिट कमाने थोड़ा बैठे हो। हालांकि ये कंपनीज तो प्रॉफिट ही कमा रही हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है, IRDA की गाइडलाइंस है, तो फिर इनको क्या हक है? कब तक हर एक शख्स कोर्ट में जाता रहेगा? क्या सबके बस में कोर्ट में जाना है? कोर्ट में जाए, फिर वहां से ऑर्डर लेके आए, फिर इंश्योरेंस ले। इसके ऊपर एक कानून बनना चाहिए। मैंने भी आदित्य बिरला की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने भी डिसेबिलिटी की ग्राउंड पे मना कर दिया। मेरा कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, उसके बावजूद उन्होंने डिसेबिलिटी की ग्राउंड पे मना कर दिया। मैंने CCPD को कंप्लेंट डाली, चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को। अब केस चल रहा है। हालांकि CCPD ने पहले संज्ञान नहीं लिया, लेकिन बाद में उन्होंने लिया जब मैंने इसको उठाया। आदित्य बिरला ने भी ट्विटर पर इस आर्टिकल के बेस पे रिप्लाई किया कि आप हमें कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ उनकी ओर से आया नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस हम सबके पास होना चाहिए, और आप सभी लोग इस शो को जो सुन रहे हैं, ट्राई करें, बाय करें, फाइट करें। गवर्नमेंट को संजीदा होना चाहिए। तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे लिए काम कर रही हैं, हेल्थ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर आपका हेल्थ इंश्योर्ड हो तो आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाते, क्योंकि हेल्थ केयर आपको राजा से रंक बना देता है। तो इसलिए इसको सीरियसली लीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो वो आपके पास होना चाहिए, और हमें मिलकर फाइट करनी होगी।
मेरा तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो एडवोकेसी सेल्स चलाते हैं उनसे अपील है कि आप इस मैटर को उठाएं। हालांकि निपन फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं निपुण मल्होत्रा साहब, उन्होंने भी दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है। अभी उसका कोई नतीजा नहीं आया है, लेकिन जब IRDA की गाइडलाइंस हैं तो फिर केस को इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी चल रहा है। लेकिन इस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और नहीं होना चाहिए। मिलजुल के हमें कंपनीज को अवेयर करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट। थैंक यू। आप जानते हैं कि अब समय है करियर काउंसलिंग का। करियर काउंसलिंग में आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज इन बैंकिंग प्रोफेशन। अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, अपना करियर बैंक में बनाना चाहते हैं, तो बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, ये तो हम सब जानते हैं क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन ऑलरेडी बैंक्स में जॉब कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट चीफ मैनेजर इन पंजाब नेशनल बैंक डॉक्टर अश्विनी अग्रवाल जी हैं, जो कि हमें गाइड करेंगे कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए अगर एक पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड है और वो अपना करियर बैंक में बनाना चाहता है, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो सर, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बैंक में और आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी उन विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की हेल्प करें, उन्हें गाइड करें कि बैंक में अपना करियर बनाने के लिए क्या स्किल्स होनी जरूरी हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, क्या स्कोप है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जो भी रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। एंड ज्योति जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन आज शुरू करा है। बैंकिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ब्लाइंड पर्संस के लिए ऑफर करती है, राइट फ्रॉम क्लरिकल या ऑफिसर। तो इंडक्शन एरियाज हैं जहां से आदमी बैंकिंग इंडस्ट्री में मेजॉरिटी तौर पे एंटर कर सकता है, और इसके लिए उन्हें IBPS का एग्जामिनेशन देना होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और दोनों एग्जाम्स के लिए ग्रेजुएशन है। उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी, जनरल नॉलेज, देन न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, एंड तीसरा बैंकिंग एरिया। 3 चीजों के ऊपर शुरू से मेरा तो ये रहेगा कि अगर ब्लाइंड पर्संस, मैं इसी तरह से गाइड करता हूँ कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स भी सोचना शुरू कर दें कि हमें बैंकिंग इंडस्ट्री में कैरियर बनाना है, और अपने कंप्यूटर स्किल्स को स्ट्रेंथन करना शुरू करें, मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा करें, वर्बल और चीज़ों को डेवलप करें अपनी। और एक और मेमोरी स्किल्स होती हैं, अगर वो गूगल पे सर्च करें कि किस तरह से मेमोराइज करना चीज़ों को, क्योंकि मेमोरी कितने सिस्टमैटिकली हम अपनी मेमोरी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उतनी अच्छी हमारी मेमोरी डेवलप हो सकती है। बहुत लोग ये फील करते हैं कि ब्लाइंड पर्सन्स की मेमोरी बहुत शार्प होती है। वही ब्लाइंड पर्सन्स की मेमोरी शार्प होती है जो उसके ऊपर काम करते हैं, जो शुरू से आदत डालते हैं, चीज को ध्यान से सुनते हैं, उसका मनन करते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो हमारे माइंड के अंदर जो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। और 90% जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एम्पावर करने पे हमें काम करना है। जितने हम वो स्किल्स डेवलप करते जाएंगे, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते जाएंगे, इंटरव्यू फेस करने की कैपेसिटी डेवलप करते जाएंगे, ये सब चीजें डेवलप होती हैं राइट हैबिट से। सो मेमोरी उसी का एक रिफ्लेक्शन है। तो शुरू से ही मुझे रहेगा, जो क्लास 6 में बच्चे हैं वो अपनी हिंदी, अंग्रेजी या अपनी मातृभाषा, अगर वो तमिलियन है तो तमिल, तेलुगु है तो तेलुगु, मराठी है तो मराठी, गुजराती है तो गुजराती, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं पंजाबी भी अच्छे से बोल लेता हूँ, उर्दू भी अच्छे से बोल लेता हूँ, हिंदी भी अच्छे से बोल लेता हूँ, अंग्रेजी भी अच्छे से बोल लेता हूँ, उससे मुझे बहुत फायदा होता है। जब कस्टमर्स आते हैं तो जल्दी ही पता लगता है कि वो किस भाग से है भारत के, या किस भाषा में वो ज्यादा कंफर्टेबल है, तो उनसे कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। बैंकिंग के अंदर ब्लाइंड पर्सन्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है उनका कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कनेक्ट। जितने अच्छे से हम आपस में कनेक्ट करेंगे उतना बेहतर। सो मैंने आप लोगों से ये चीज शेयर करी कि हमें जो बेसिक स्किल्स हैं वो हमें 4 डेवलप करनी है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स,
नंबर 2 हमारी मैथमेटिकल स्किल्स, नंबर 3 हमारी जनरल अवेयरनेस और नंबर 4 बैंकिंग के बारे में आप न्यूज़ जितनी भी हैं वो जानते रहें। और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है हर 2 महीने में, यदि आप उसको भी ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको लगभग पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में समझ हो जाएगी। हर 2 महीने में ये मॉनेटरी रिव्यू पॉलिसी आरबीआई की आती है। सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करें, सिर्फ इतने को करते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, आरबीआई के क्या डायरेक्शंस रह रहे हैं। ये मेरा रहेगा कि शुरू से तैयारी करें। अब हम चलते हैं, जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जब हमने ग्रेजुएशन की आप फाइनल ईयर में हो तो तभी से अपनी तैयारी, अपनी निगाह उसके ऊपर रखना शुरू कर दें कि आईबीपीएस का एग्जामिनेशन कब होता है। तो आईबीपीएस एग्जामिनेशन के जो फॉर्म्स हैं वो जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। और वो लोग जो इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे भी वो ग्रेजुएट नहीं हुए, लेकिन इस साल मई जून तक उनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं बहुत ऐसे ब्लाइंड पर्संस को जानता हूँ जो अपने 3rd ईयर में ही अप्लाई कर देते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और उधर जॉब में चले जाते हैं। और उसके बाद बैंक ज्वाइन करने के बाद जेआईबी, सीआईबी, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइजेशन को करते रहते हैं। जितनी जल्दी बैंकिंग इंडस्ट्री में ब्लाइंड पर्सन जाएगा और अपने आप को स्पेशलाइज करेगा, उतना ऊपर जाने का स्कोप उसके पास रहेगा, प्रगति के रास्ते रहेंगे। बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, जो क्लरिकल है उस समय हम बहुत बेसिक बैंकिंग बड़ी अच्छे से समझ जाते हैं कि कैसे चीजें करनी है। और इसके अंदर कंप्यूटर स्किल्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि बैंकिंग आज की कोर बैंकिंग सोल्यूशन पर आधारित है। और कस्टमर से आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जो डिफरेंट वेन्यूज हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं, और आपकी राइटिंग स्किल्स, ईमेल हैंडलिंग स्किल्स, आपकी मोबाइल के जो जितनी भी टेक्निक्स हैं उसके बारे में आपकी जानकारी, क्योंकि आज की डेट में हम कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया का भी भरपूर यूज करते हैं। तो एज अ क्लरिकल हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उनको सर्विसेज बेहतर देने के लिए और डिजिटल बैंकिंग को समझकर आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम ऑफिसर कैडर में देखें तो हम बैंकिंग इंडस्ट्री को प्राइमरीली 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, फिर होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फिर होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन तीनों के एग्जाम सेपरेट होते हैं और लगभग सिमिलर होते हैं। एसबीआई में अगर हम ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो 4 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलती है और काफी टफ रहता है एग्जामिनेशन। इसका बीच का है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है, उसके अंदर हम लोग जो ऑफिसर का बेसिक है उससे शुरू करते हैं। लगभग आप मान के चलिए कि 40 से 45 हजार के बीच में सैलरी हमारी स्टार्ट ऑफ होती है। और आरआरबीज में भी ये चीजें रहती है, जो कि रूरल एरियाज में जो बैंक काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, उनके अंदर भी बहुत स्कोप है। इसके अलावा जो ब्लाइंड पर्सन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर जो काम कर रहे हैं वो स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे किसी ने CFA कर लिया, कॉस्ट फाइनेंशियल, बहुत अच्छे स्तर की जिसकी कंप्यूटर स्किल्स हैं, एक्सेसिबिलिटी पे जिससे मास्टरी है, क्योंकि आज की डेट में एज पर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जितने भी वेबसाइट्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं बैंक के, वो सबके सब एक्सेसिबल बनाने मैंडेटरी हो गए। अगर वो मैंडेटरी है तो आपको एक्सेसिबल एक्सपर्ट चाहिए। एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट के अंदर जो स्पेशलाइज कर लेते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस, तो ऑटोमेटिकली उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप रहता है इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर। और जो स्पेशलिस्ट हैं, अगर उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में स्पेशलाइजेशन करा है या कॉस्ट एनालिसिस में स्पेशलाइजेशन करा है, तो उनके लिए बैंकिंग इंडस्ट्री में स्कोप है। लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ब्लाइंड पर्सन सेंटर नहीं कर रहे हैं। जिस स्तर की क्वालिटी वो एक्सपेक्ट करते हैं वो बहुत चैलेंजिंग है अभी। और हम अपने आप को शुरू से तैयारी करेंगे, कॉमर्स अकाउंट्स के साथ जो बच्चे तैयारी करेंगे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी बहुत अच्छे लेवल पे जाने का स्कोप चाहते हैं और इंटरनेशनल लेवल में भी बैंकिंग के स्कोप में वो जा सकते हैं। वो रास्ता उनके लिए फॉरेन बैंक्स का भी खुला है। अब जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आदमी आ जाता है तो उसके अंदर फिर एग्जामिनेशन रहता है जेआईबी और सीआईबी। इनके अंदर डिफरेंट पेपर्स को लेकर ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया भी बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करता है और वहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं एक्सेसिबल फॉर्मेट में। और अगर हम डेली फॉर्मेट में देखें तो आज की डेट में बैंकिंग की तैयारी के लिए
बुक्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर सुगम भारत को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी किताबें हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम रेगुलरली करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपोर्ट अपने आप को बना सकते हैं। और बहुत सारे तो ब्लाइंड पर्सन्स, ब्लाइंड कपल्स भी है, दोनों बैंकिंग इंडस्ट्री में है, तो बहुत अच्छा उनका आपस में समन्वय रहता है, बहुत अच्छा जीवन रहता है। बैंकिंग के अंदर आज की डेट में ब्लाइंड पर्सन्स ऑफिसर से मैनेजर और सुपीरियर जॉब रहती है, सीनियर मैनेजर तक भी हैं और अपनी स्किल्स को लगातार डेवलप कर रहे हैं। चीफ मैनेजर्स भी हैं और इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा में तो एक एजीएम भी है मैडम, जिन्होंने एचआर प्रैक्टिसेस के अंदर अपने आप को स्पेशलाइज करा है। क्या बात है। सो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर स्कोप बहुत है। अभी जो मैंने 1987 में जब बैंक ज्वाइन करा था तो उस समय क्लरिकल लेवल में ही था और फिर धीरे धीरे ऑफिसर्स के भी रास्ते खुलने लगे, जेआईबी सीआईबी का रास्ता खोला गया। अब ऑफिसर से मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर तक है और एजीएम तक तो रास्ता खुल ही गया है। यदि हम कॉम्पिटेंट होते जाएंगे ब्लाइंड पर्सन शुरू से तो हम काफी अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। मेरा तो स्वप्न यह है कि मैं एक दिन ब्लाइंड पर्सन्स को बैंक का चेयरमैन भी देखना चाहता हूँ। क्या बात है। और बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कैपेसिटी है। मैंने ब्लाइंड पर्सन्स की कैपेसिटी देखी है और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी की आवश्यकता है, आंखों की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं होती। मेन होता है कि आप में विजन होनी चाहिए, साइट होना हो, आपके पास ड्रीम होने चाहिए, आपके पास थॉट्स होने चाहिए कि कैसे चीजों को रिजॉल्व किया जा सकता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड होना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है। साइट इसमें हेल्प करती है बट डेफिनेटली इनसाइट ज्यादा हेल्प करती है। हमें अपनी इनसाइट पे ज्यादा काम करना है, अपनी विजन पे ज्यादा काम करना है, अपनी ड्रीम्स पे ज्यादा काम करना है। सर, जैसे आपने बताया कि काफ़ी पोस्ट हैं, जैसे एजीएम, आपने किसी को जानते हैं वो एजीएम तक पहुंच चुके हैं, तो अगर बैंक में एंट्री लेनी है, लाइक आपने जो 3 तरह के बैंक्स की कैटेगरी बताई है, रीजनल रूरल बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक और स्टेट बैंक, तो इनमें अगर किसी स्टूडेंट ने जाना है तो क्या वो जैसे क्लरिकल से शुरुआत करेगा और बाद में उन्हें प्रमोशंस मिलती रहेंगी या किसी अपर पोस्ट पर भी वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता है? मैं पूरा बताता हूँ कि क्लरिकल के अंदर काफी पोस्ट रहती हैं, वहां तो अप्लाई कर सकते ही हैं। उसके अलावा ऑफिसर भी डायरेक्ट जाते हैं, जैसे हम प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बोलते हैं एसबीआई के अंदर या कई बैंक्स में, या कहीं मैनेजमेंट ट्रेनीज बोलते हैं, तो एज एन ऑफिसर कैडर भी डायरेक्ट जाते हैं। मेजर इंडक्शन इस तरह से होता है। कभी कभी थोड़े केसेस होते हैं जहां पर एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जिन्होंने एमबीए एचआर किया हुआ है, वो लोग डायरेक्ट एज मैनेजर एचआर भी इंडक्ट किए जाते हैं या मैनेजर आईटी भी इंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हम अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि हमें हमारी एचआर में भी अच्छी क्वालिफिकेशंस हो, हमारी आईटी पे भी अच्छा होल्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, कंप्यूटर्स पे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एज अ ब्लाइंड पर्सन हमारी ब्रेल भी अच्छी हो और हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा हो और हमारे कंप्यूटर स्किल्स भी अच्छे हो। इन 3 के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग रिलेटेड इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितनी भी इंडस्ट्री है उन सब में बहुत स्कोप है। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है और मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स को बहुत गाइडेंस मिली होगी। सर, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अंत में कि अगर आपको कंफर्टेबल लगे, क्या आप अपना ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं? किसी स्टूडेंट को अगर हेल्प की जरूरत हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो वो आपसे ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सके। मेरा ईमेल है A for America, K for कानपुर, अग्रवाल AGRA, A for America, G for Ganga, R for Rajasthan, A for America, then WAL, W for Wall Street, A for America, L for London, 99@gmail.com। तो इस पे आप कर सकते हैं। प्लस मैंने अपने वीडियोस या ऑडियोस जितने भी बैंकिंग से संबंधित सब्जेक्ट्स हैं वो ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे करे हुए हैं और मैं कॉन्टिन्यूसली इसको डेवलप करता हूँ, जिससे कि जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं वो अपने आप को शुरू से एम्पावर कर सकते हैं। अगर आप इनको सुनेंगे
तो आप पाएंगे कि आपको बैंकिंग की क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या चीजें चाहिए, वो सब के सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप रेगुलरली ये भी सोचें कि एक पर वीक भी सुनते जाएंगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। दैट्स फाइन सर। ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट का एड्रेस और थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या जो इच्छुक हैं वो इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, नाम है ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया, और YouTube के अंदर आप टाइप करिए ब्लाइंड स्पेस बैंकर्स स्पेस ऑफ स्पेस इंडिया और सर्च कीजिए तो आपको ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया मिल जाएगा। उसके अंदर 100 से ऊपर वीडियोस हैं जो अपलोडेड हैं, वो देख सकते हैं YouTube के अंदर। और हमारी जो ईमेल है वो है ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया BLINDBANKERS OFINDIA सो ये ईमेल है, वहां से भी वो मटेरियल या जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं मिल सकती है। और ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया का मेन पर्पस ही यही है कि यंग विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस को बैंकिंग इंडस्ट्री में सशक्त होकर इंडक्ट किया जाए, और जो ऑलरेडी बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको और ज्यादा सशक्त किया जाए, उनको सारी चीजें जो बैंकिंग में चाहिए वो बताई जाए। और तीसरे, जो ब्लाइंड पर्संस एज अ कस्टमर है बैंकिंग इंडस्ट्री का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको भी सूचनाएं दी जाए। दैट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू ज्योति जी, एंड थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो उड़ान। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ, और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान, और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।